ये एक सत्य घटना पे आधारित मूवी है। ये कहानी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के राजदूतों की है जो सोमालिया में चल रहे सिविल वार में फंस जाते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। दक्षिण कोरिया को लगता है कि उत्तर कोरिया सोमालिया के प्रेसिडेंट को भड़का रहा है ताकि दक्षिण कोरिया को यूएन की मेंबरशिप ना मिल सके। पर इतनी कटुता के बाद भी सोमालिया के मोगादिशु प्रांत से बाहर निकलने के लिए ये दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं, यही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी शुरू होती है 1990 में। यहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कांग। ये दक्षिण कोरियाई दूतावास में काम करने वाला एक खुफिया अधिकारी है। इसे दक्षिण कोरियाई दूतावास में सोमालिया के राष्ट्रपति को कुछ गिफ्ट देने का काम सौंपा है। अब ये सोमालिया पहुंचता है और एयरपोर्ट के बाहर किसी का वेट कर रहा होता है। तभी एक टैक्सी वाला वहाँ आता है। उसे टैक्सी चाहिए क्या पूछता है। उतने ही देर में एक कार वहाँ आती है जिसमें 2 आदमी उतरते हैं। इसमें एक का नाम होता है हान और उसका असिस्टेंट गोंगसू। हान सोमालिया में दक्षिण कोरिया का मुख्य राजदूत है और दक्षिण कोरिया की सरकार ने कांग को इसे ही वो गिफ्ट देने के लिए बोला है ताकि वो सोमालिया के प्रेसिडेंट को ये गिफ्ट दे सके। अब हान सूटकेस खोलता है और देखता है कि क्या गिफ्ट भेजा है। अब ये दोनों कार में बैठते हैं और हान बोलता है कि तुम कोई टैक्सी करके दूतावास पहुंच जाना, क्योंकि हान को जल्दी से सोमालिया के प्रेसिडेंट को मिलने जाना है क्योंकि उन्होंने टाइम लिया होता है और वो नहीं चाहते कि देर हो जाए, मीटिंग कैंसिल हो जाए। अब हान और उसका असिस्टेंट वहाँ से निकल जाते हैं और कांग भी अब टैक्सी लेकर वहाँ से निकलता है। अब हान की कार जा रही होती है, तभी कुछ लुटेरे उन पर हमला करते हैं, उनकी कार पे गोलियां चलाते हैं, उनकी कार रोक देते हैं। अब उनमें से एक आदमी कार की डिक्की खोलता है और वो सूटकेस लेता है और हान की कार को पंचर कर वहाँ से चले जाते हैं। पर उस लूट के दौरान उनका ड्राइवर घायल हो जाता है। अब उन्हें काफी लेट हो रहा होता है, इसलिए वो कार को वहीं छोड़कर भागते हुए प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचते हैं। पर वहां पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि आप लेट हो गए, इसीलिए आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि आपके बाद उनकी और भी किसी के साथ अपॉइंटमेंट थी। और तभी उसे वहां उत्तर कोरिया के राजदूत दिखते हैं जिसका नाम होता है रीम। हॉन रीम से पूछता है कि क्या तुम फिर से यहाँ कोई चाल चलने आए हो, पर वो वहाँ से चले जाता है और यहाँ स्टॉप उन्हें वहाँ से जाने बोलता है। हान को लगता है कि उत्तर कोरिया सोमालिया के प्रेसिडेंट को भड़का रहा है ताकि वह दक्षिण कोरिया को यूएन की मेंबरशिप मिलने में सपोर्ट ना करे। अब अगले सीन में हमें कुछ लोग समंदर किनारे फुटबॉल खेलते हुए दिखाते हैं। तभी कांग वहां आता है। उनमें से एक आदमी को इशारा करता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही लुटेरा होता है जिसने हॉन से वह सूटकेस लूटा था। अब ये कांग को उसकी सूटकेस वापस करता है और बदले में कांग उसे कुछ पैसे देता है। इनफैक्ट कांग इन सबको पहले से ही पहचानता है और कांग के कहने से ही उसने वो सूटकेस की लूट की थी। अब इसके बाद कांग एक अमेरिकन पत्रकार से मिलने जाता है। पत्रकार उसे कुछ फोटो देता है और बोलता है कि खबर के मुताबिक सिविल वार अभी शुरू होंगे, ऐसा लगता नहीं है। तब कांग बोलता है कि फिर उत्तर कोरिया वाले विद्रोहियों को हथियार क्यों बेच रहे हैं। ये पत्रकार के लिए नई न्यूज होती है। अब अगले सीन में हमें उत्तर कोरिया के राजदूत रीम को दिखाते हैं जो अपने दूतावास में होता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग भी कैंसिल हो चुकी होती है जैसे दक्षिण कोरिया के राजदूत हान की हुई थी। दूसरी तरफ हम हान की पत्नी किम को देखते हैं जो कि उस हमले से काफी चिंतित होती है। वो ड्राइवर को बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर वो बोलता है कि मैंने दवाई लगा ली है। पर किम उसे कुछ घरगुती उपाय बताती है ताकि वो अपने जख्मों पे लगा ले और उसकी फैमिली के लिए कुछ उपहार भी भेजती है। अगले सीन में हम कांग, हांग और गोंगसू को देखते हैं। कांग बोलता है कि तुमने लुटेरे को सूटकेस क्यों ले जाने दिया। तब गोंगसू बोलता है कि उन्होंने हम पे गोलियों से हमला किया था और कुछ भी हो सकता था। कांग बोलता है कि तुमने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। तब हान बोलता है कि उससे कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि ये उत्तर कोरिया के इशारे पे हुआ है। इससे पहले भी दक्षिण कोरिया के डिप्लोमेट पे हमले हो चुके हैं और ये सब उत्तर कोरिया वालों ने ही कराए। गोंगसू बोलता है कि जरूर किसी खबरी ने खबर दी होगी। कांग को लगता है कि गोंगसू उस पर शक कर रहा है और उन दोनों में बहस होती है। तब हान दोनों को चुप कराता है और कांग को कहता है एम्बेसी में कुल मिलाकर 6 ही लोग बचे हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। अब कांग
कांग यहाँ पर अमेरिकन पत्रकार ने दिए हुए कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि विद्रोहियों के हाथ में ये जो राइफल है वो AK-47 है और कुछ 68 असॉल्ट राइफल है और ये सब उत्तर कोरिया में बनी है। तब हान बोलता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये उत्तर कोरिया में बनी है? तब कांग बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, सोमालिया ऐसा देश है जहाँ सिविल वार कभी भी छिड़ सकता है। उत्तर कोरिया यहाँ हथियार सप्लाई कर रहा है। अगर हम ये न्यूज अखबार में छाप दे तो हम सोमालिया को आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे, जिससे सोमालिया के प्रेसिडेंट को हमारे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और आप प्रेसिडेंट को समझाओ कि हमें UN में मेंबरशिप दिलाने के लिए सपोर्ट करे। ये सुझाव हान को पसंद आता है। अब अगले दिन हान प्रेसिडेंट से मिलता है और कहता है कि आपको पता है कि उत्तर कोरिया विद्रोहियों को हथियार पहुंचा रहा है और उसे न्यूज़पेपर में छपी हुई खबरें दिखाता है और कहता है कि आपने उत्तर कोरिया से मिलिट्री की मदद मांगी है पर वो विद्रोहियों के साथ दे रहे हैं। पर प्रेसिडेंट को ये सब अफवाह लगती है और वो हान को बताता है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को UN में जगह ना मिले इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और कहता है कि मुझे आप और आपकी दक्षिण कोरिया की सरकार काफी पसंद है क्योंकि आप मेरे अमेरिका में पढ़ रहे 2 बेटों को $25,000 की स्कॉलरशिप देते हो। अब वो 50,000 कर दो। इनफैक्ट ये प्रेसिडेंट दोनों ही देशों से काफी पैसा ऐंठता है और ये बात हान समझ जाता है कि ये ठग है। हान ये सब कांग को बताता है और बोलता है कि इनके साथ बात कैसे करूं मैं और क्या सरकार कुछ पैसे दे सकती है क्योंकि उत्तर कोरिया का राजदूत सबको अपने तरफ कर रहा है। अगर हम इन्हें पैसे दे दे तो कुछ हो सकता है। तब कांग मना कर देता है और तभी उन्हें वहाँ उत्तर कोरिया का राजदूत रीम मिलता है। हान रीम को बोलता है कि क्यों तुम हमारे मामले में टांग अड़ा रहे हो? तब रीम बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया बल्कि तुम उत्तर कोरिया के खिलाफ न्यूज में झूठी खबरें देकर हमें बदनाम कर रहे हो। क्या यही तुम्हारी कूटनीति है? दोनों में काफी बहस होती है पर तभी उन्हें गोलियां चलने की और लोगों के भागने की आवाज सुनाई देती है। प्रेसिडेंट भी होटल में वापस आ जाते हैं। तब हान पूछता है कि क्या हुआ। वो बताते हैं विद्रोही ने दंगा शुरू कर दिया है और अपने इस्लामिक लीडर को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। आप लोग इसी होटल में रुको, बाहर मत जाओ, खतरा है, हमारे लोग सब संभाल लेंगे। अब अगले सीन में हम हान और उसकी फैमिली को देखते हैं जिन्हें पता चल चुका होता है कि विद्रोहियों ने दंगा शुरू कर दिया है जिसकी वजह से कर्फ्यू लग चुका है और हान और कांग भी अभी होटल में ही हैं। तभी उनका ड्राइवर वहां आता है जो काफी घायल होता है। ये उन्हें अपने घर के अंदर लाते हैं। तब उन्हें उसके शरीर पर एक स्कार्फ दिखता है जिसपे एक निशान होता है जो कि विद्रोहियों का होता है। अब इन्हें लगता है अगर हमने इसकी मदद की तो पुलिस को यही लगेगा कि हम काफी सालों से विद्रोहियों को मदद कर रहे हैं। तभी पुलिस भी वहां तलाशी लेने आ जाती है पर तभी हान और कांग भी वहां पहुंच जाता है। हान पुलिस को बताता है कि दक्षिण कोरिया के एम्बेसी की जगह है और तुम यहाँ ऐसे घुस नहीं सकते, नहीं तो मैं तुम्हारे कमिश्नर को फोन कर दूंगा। और पुलिस वहां से चली जाती है। गोंगसू हान को बताता है कि हमारा ड्राइवर ही विद्रोही है और वो हमारे घर में ही है। अब ये सब ऊपर आते हैं पर ड्राइवर वहाँ नहीं होता। वो पुलिस को देखकर वहाँ से निकल गया होता है। अब वो भाग रहा होता है तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, उसे धक्का मारते हैं जिससे वो मर जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारे एम्बेसी को एक लेटर आता है जिसमें विद्रोही सभी देशों के एम्बेसी को संबोधित कर रहा होता है। पिछले वर्षों में जो भी अंतर्राष्ट्रीय मदद सोमालिया को मिली है वो यहाँ की सरकार ने सोमालिया के धर्म और नागरिकों को दबाने में किया है। हमारे विद्रोह का आयोजन का कारण यहाँ के अनैतिक और भ्रष्ट सरकार को गिराना है। अगर कोई भी देश यहाँ के प्रशासन और राजनीतिक या फौजी समर्थन देता है तो वह सोमालिया के राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। इसीलिए आपका फैसला तय करेगा कि आप प्रशासन के साथ है या सोमालिया के जनता के साथ, आप हमारे दोस्त है या दुश्मन। अब कांग सच का पता लगाने के लिए US एम्बेसी के लिए निकलता है। अब उसे बाहर में काफी अफरा तफरी का माहौल दिखता है, जैसे लोगों का पलायन, लूट मार, पुलिस की लाठीचार्ज, दुकानों में लूट। तभी हान भी वहां आता है और बताता है कि USA एम्बेसी में कोई नहीं है। अब वो वहां से अपने एम्बेसी की तरफ जाते हैं। यहाँ विद्रोह एम्बेसी में पेट्रोल बम से हमला करते हैं। हान कहता है कि सोमालिया से संबंधित सारे दस्तावेज जला दो और वो दस्तावेज जलाते हैं। इनके फोन कनेक्शन भी काट दिए जाते हैं। अब भीड़ काफी उग्र होती है। तभी कांग को एक आइडिया आता है और वह एक कम्युनिटी टेप बजाता है जिसमें ये संदेश होता है कि दक्षिण कोरिया की सरकार सोमालिया की जनता के साथ
साथ है, पर तभी आर्मी वहाँ आ जाती है और विद्रोहियों पे हमला करती है। अब दूसरी तरफ हम रीम को देखते हैं जो कि उत्तर कोरिया का राजदूत है, उसके भी एम्बेसी पे हमला हुआ होता है। अब यहाँ उसका खुफिया अधिकारी जिसका नाम टाइजून है बोलता है कि यह नागरिकों का प्रदर्शन है, मतलब अभी यहाँ विद्रोही आए ही नहीं। पर रीम बोलता है कि यहाँ रेडियो पे विद्रोही प्रेसिडेंट को मारने का बोल रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। अब अगले सीन में हम कांग को देखते जो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है, वहाँ के अफसर से मदद मांगता है पर वो मना कर देते हैं। तब कांग बोलता है कि सोमालिया की करेंसी बंद हो चुकी है, तुम्हारा भी परिवार है, इसलिए हमसे पैसे लो पर हमारे परिवार को सुरक्षा दो, जिसके लिए वो ऑफिसर मान जाता है। अब यहाँ दंगे काफी भड़क चुके थे और विद्रोहियों ने सभी जगह कब्जा कर लिया और वह पुलिस वालों को भी मारते हैं। अब कांग और हान एयरपोर्ट पहुंचते हैं। हान वहां के अफसर को बताता है कि हम एम्बेसी से है, पर अफसर बोलता है कि प्लेन में जगह नहीं है। अब दूसरी तरफ हम टाइजून को भी देखते हैं, उसे भी ट्रैवल पास लेने के लिए जाने नहीं दिया जाता और बताया जाता है कि जल्दी उड़ानें भी बंद होने वाली है। अब हम रीम की पूरी फैमिली को देखते हैं, जहाँ ना बिजली है ना पानी है। अब इनके पास का खाना भी खत्म हो चुका है। तभी इनमें से एक मेंबर बोलता है कि मैंने एक खबरी को एयरपोर्ट की पासेस लाने के लिए भेजा है और तभी वह खबरी भी वहाँ आ जाते हैं जिन्हें ट्रैवल पास लेने भेजा गया था। पर ये दोनों लुटेरों को भी अपने साथ लेकर आते हैं और वहाँ का सारा सामान लूटने लगते हैं। यहाँ टाइजून और लुटेरों में काफी लड़ाई होती है, इसमें टाइजून घायल हो जाता है। अब लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं। रीम बोलता है कि हम चाइनीज एम्बेसी में शरण लेंगे। तब टाइजून बोलता है कि हमारे पास ट्रैवल पास नहीं है, अगर पकड़े गए तो जेल में जाएंगे। तब रीम बोलता है कि कम से कम वो हम डिप्लोमेट्स की मदद तो करेंगे। अब रीम एम्बेसी के कुछ लोग और सबकी फैमिली को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और ये सब विद्रोहियों से बचते हुए दक्षिण कोरिया के एम्बेसी तक पहुँचते हैं। रीम कहता है कि हमें इनसे मदद लेनी चाहिए, पर टाइजून उसके खिलाफ होता है और कहता है कि हम उनके सामने क्यों झुकेंगे। पर रीम कहता है कि सब लोगों की जान बचाना है तो मदद लेनी ही पड़ेगी। और यहाँ रीम हान को आवाज लगाता है, उससे मदद मांगता है, पर कांग हान को मना करता है और कहता है कि ये इनकी कोई नई चाल है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तभी विद्रोही भी वहाँ आ जाते हैं और इन पे हमला करते हैं, पर एम्बेसी में तैनात पुलिस वाले उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। रीम और उसकी फैमिली मरते मरते बची होती है, इसीलिए हान उन्हें अंदर बुला लेता है। अब रीम और उसके सभी लोग भूखे होते हैं, इसलिए रीम और हान के सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। अब खाना होने के बाद रीम और हान अकेले में मिलते हैं। तब हान बोलता है कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी को बताया कि लुटेरों ने तुम्हारा सारा सामान लूट लिया और तुम्हारी इंसुलिन भी। रीम को शुगर होती है पर उसके पास इंसुलिन नहीं है, इसीलिए हान उसे इंसुलिन देता है और उसकी मदद करता है। अब हान पूछता है कि तुम्हारी सरकार ने विद्रोहियों का हथियार क्यों बेचे। तब रीम कहता है कि हमने नहीं बेचे, अगर तुम्हें सच पता चले तो भी तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। जैसे कि हमारे लोगों ने मान लिया है कि हथियार बेचने की अफवाह तुम्हारे लोगों ने ही फैलाई है। अब हान और रीम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होने लगता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि कुछ दस्तावेज बना रहा होता है, पर टाइजून उसे पकड़ लेता है और दस्तावेज पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करके हमें दक्षिण कोरिया ले जाना चाहता है, जिससे टाइजून काफी क्रोधित हो जाता है। यहाँ इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। तभी रीम और हान भी वहाँ आ जाते हैं। टाइजून रीम को बताता है कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करके हमें इसके देश ले जाना चाहता है। तब कांग बोलता है कि तुम ही लोग हमारे पास आए हो मदद मांगने, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विपरीत होगा, उन्हें लगेगा कि हम आपस में मिलकर विद्रोह कर रहे हैं। तब हान मामले को शांत करता है। अब जबकि यहाँ मेंबर बढ़ चुके हैं, इनके पास देने को पैसा नहीं है, इसलिए इनके सिक्योरिटी में जो गार्ड्स होते हैं वह वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वह आदमी के हिसाब से पैसे लेते हैं। हान बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बिना सिक्योरिटी से हम यहाँ ज्यादा समय रुक नहीं पाएंगे। अगर हम दोनों अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता को मिला दे तो हम यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता बना सकते हैं। अगर मैं अपनी पश्चिम देशों से और तुम अपने कम्युनिस्ट देशों से मदद मांगो तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये सब एक मैप देखते हैं कि कहाँ से ये मदद ले। हान बोलता है कि इटली एम्बेसी से मदद लूंगा, तुम इजिप्ट के एम्बेसी से बात कर देखो कहाँ से मदद मिलती है। तब रीम बोलता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को ही जाने का मौका मिला तो हान बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई तो जाएगा। अब सुबह होती है। रीम टाइजून एक कार में और कांग हान दूसरी कार में निकलते हैं, पर तभी विद्रोही इन पर हमला कर देते हैं, पर दोनों ही बचकर एम्बेसी पहुंचते हैं। इटालियन एम्बेसी का एक ऑफिसर हान को बोलता है कि हमारे पास रेड क्रॉस मेडिकल प्लेन है, लेकिन उत्तर कोरियाई लोगों को हम नहीं ले जा सकते
क्योंकि उनके साथ हमारे कूटनैतिक संबंध अच्छे नहीं हैं। तब हान को काफी बुरा लगता है। वो चाहता है कि रीम और उसकी फैमिली को भी यहाँ से निकाला जाए। इसलिए वो अफसर को बोलता है उत्तर कोरिया के लोग हमारी तरफ हो गए हैं। अब दूसरी तरफ हम रीम और टाइजुन को देखते हैं, जिन्हें ये बताया जाता है कि पहले ही यहाँ काफी लोग हैं, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब यहाँ रीम ऑफिसर को बोलता है कि क्या आप दक्षिण कोरिया के काउंसलेट से मेरी बात करवा सकते हैं। अब हम हान को देखते हैं जो अफसर का इंतजार कर रहा होता है। तब अफसर वहाँ आता है और कहता है दक्षिण कोरिया की सरकार ने हमारी सरकार को ऑफिशियली इस बारे में बात की है और वो उत्तर कोरिया के लोगों के साथ लाने के लिए मान गए हैं, लेकिन प्लेन आज ही जाएगा और आप सबको 4 बजे तक यहाँ पहुँचना है, वरना मुश्किल हो जाएगी। अब ये वहाँ से एक एक्स्ट्रा कार लेते हैं और घर पहुँचते हैं। रीम भी वहाँ एक एक्स्ट्रा कार लेकर पहुँचा हुआ होता है ताकि पूरी फैमिली को वहाँ से निकाला जा सके। हान रीम को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इजिप्ट के एम्बेसी से मदद नहीं मिली और तुमने देखा हर जगह विद्रोही है और हम इस जगह रुक नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे क्योंकि हम जा रहे हैं। तब रीम भी आने के लिए मान जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास बुक्स है। इनफैक्ट इन्हें ये बुक्स कार पे लगाने के लिए चाहिए होते हैं ताकि रास्ते में विद्रोही ने हमला किया भी तो गोली अंदर ना आ सके। अब ये सब कार को बुक्स और मिट्टी की थैली और बाकी चीजों से कवर करते हैं। अब पूरी फैमिली वहाँ से निकलती है। रास्ते में उन्हें सेना द्वारा रोका जाता है। हान बोलता है कि ये शायद यहाँ की सरकार की फौज है, डरो मत। यहाँ कांग अपना आईडी भी निकालता है ताकि उन्हें दिखा सके। पर तभी गोंगसू जो कि हान का असिस्टेंट होता है, वह पीछे की कार से सफेद झंडा निकालता है ताकि फौज को पता चले हम विद्रोही नहीं हैं। पर झंडा अंदर ही रहता है और सिर्फ डंडा बाहर आता है और फौज को लगता है कि ये शूट करने वाले हैं, इसलिए ये सब इन पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इन सबको लगता है कि विद्रोहियों की फौज है, इसलिए ये सब वहाँ से भागते हैं। पर रास्ते में इन्हें विद्रोही मिलते हैं जो कि इन पे गोलियों और पेट्रोल बम से हमला करते हैं और इनका पीछा करते हैं। जैसे तैसे ये लोग इटालियन एम्बेसी पहुंचते हैं और कार से उतरते हैं। अब ये सब लोग अपने हाथ में सफेद झंडे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और एम्बेसी के सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि गोली मत चलाना, हम कोरियन हैं। तब सभी विद्रोही भी वहाँ आ जाते हैं, इन पे हमला करते हैं। ये सब कारों के पीछे छुप जाते हैं। इटालियन सेना भी विद्रोहियों पे हमला करती है और बोलती है कि ये हमारी जगह है। और तभी टाइजुन की कार भी वहाँ आ जाती है। उसके पीछे सोमालिया सरकार का अफसर भी होता है और उस पे गोलियां चला रहा होता है। हान बाहर निकलता है और बोलता है कि हम कोरियन डिप्लोमेट से है, कोई गोली मत चलाना। अब हान उस कार से रीम और बाकी लोगों को बाहर निकालता है और तभी कांग का ध्यान टाइजुन पे जाता है और वो मर चुका होता है, पर मरने से पहले उसने सभी को वहाँ तक पहुँचा दिया होता है। ये देखकर कांग बहुत दुखी होता है। इन सबको काफी दुख होता है कि वह बच नहीं पाया। अब इटालियन एम्बेसी उन्हें एयरपोर्ट तक पहुँचाती है। ये सब प्लेन में बैठते हैं जहाँ रीम के साथी कांग को थैंक यू बोलते हैं और रीम भी हान को शुक्रिया बोलता है। अब ये सब केन्या के मोम्बासा एयरपोर्ट पहुँचते हैं। यहाँ दक्षिण कोरिया के अफसर हान और उसके साथी को लेने आए हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए कांग रीम को बोलता है कि पहले हम उतरेंगे और हम जब निकल जाए तब तुम बाकी फॉरेनर के साथ आना, जिससे अफसर को पता ना चले कि दोनों देशों के राजदूत एक साथ आए हैं। अब हान इन सबसे विदा लेता है और नीचे उतरता है। इधर केन्या के अफसर भी रीम को लेने आते हैं। अब ये दोनों अपने अपने मंजिल की ओर निकलते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, भले ही दो देशों में बनती ना हो पर इंसानियत अभी भी जिंदा है, ये ही इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।